मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम अम्लराज का निर्माण कर चुके थे, जिसके अंदर मिलाया था हमने 3:1, जिसके अंदर क्या क्या बना था? अम्लराज। क्या बना था? अम्लराज। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि जो बड़े शब्द होते हैं उनको टुकड़ों के अंदर तोड़कर फिर उनका एक साथ उच्चारण करें तो पढ़ने में आसानी रहेगी। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये अवगत करा देता हूँ कि आप जैसे ही इस चैनल को खोलते हो तो चैनल को खोलते वक्त पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसकी प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो प्ले लिस्ट के अंदर एक तो बनी हुई है धातु व अधातु की प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और छठा जो वीडियो है वो अभी आज अपलोड हो जाएगा। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपके लिए ये जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। लेकिन एक बात मैं ये भी बता देता हूं कि अभी वर्तमान में 2021 चल रहा है और इस 2021 के दरमियान में डिजिटल युग के इस क्षेत्र की एक नई क्रांति के अंतर्गत आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से मैं इस चैनल को शुरू कर पाया हूं, और आगे भी उम्मीद है कि आप इतना ही सहयोग एवं प्रदान करेंगे, जिसकी बदौलत मैं इस चैनल को आगे और इम्प्रूव कर पाऊंगा, जिससे और नए नए तथ्यों से आपको अवगत करवाऊंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। जो धातु होती है क्या होती है? जो धातु होती है वो अन्य जो लवण होते हैं, जो अन्य लवण होते हैं, जो अन्य क्या होते हैं? लवण होते हैं, उनके साथ कैसे अभिक्रिया करती है, उनके साथ कैसे अभिक्रिया करती है, कैसे अभिक्रिया करती है। लेकिन उससे पहले अपने को थोड़ा ये आना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। इन सभी के बारे में हमें कुछ पहले जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो इसी प्ले लिस्ट के अंदर आपको सबसे पहले लेक्चरर नंबर 1 करके आपको मिलेगा। ये है छठा लेक्चरर। तो आइए शुरू करते हैं आगे। क्रियाकलाप 3.11 तक पढ़ चुके हैं हम। अभी क्रियाकलाप शुरू करते हैं 3.12। कॉपर का एक अच्छा स्वच्छ क्या लेना है? तार या फिर एवं आयरन का एक कॉपर एक आयरन, दो धातुएं हैं, इनकी क्या लेनी है? कील। क्या लेनी है? कील लेनी है। हम कर रहे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक्टिविटी कॉपर के तार को परख नली में रखें और आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं यहाँ। फॉर्मूला हो जाएगा FeSO4। कॉपर का फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4। याद रखना। आयरन की कील को दूसरी परख नली में दो क्या लेनी है? परख नलियाँ लेनी है। दो क्या लेनी है? परख नलियाँ लेनी है। दो परख नली लेनी है और दोनों के अंदर एक में कॉपर सल्फेट का विलयन, एक में आयरन सल्फेट का विलयन अलग अलग डालना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन दूसरी परख नली में रखे, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करना है? डाल देना है। दोनों प्रक्रिया अलग अलग करनी है। आयरन सल्फेट का विलयन है, उसके अंदर तो डालनी है कॉपर की जो छड़ है वो डालनी है। किसकी छड़ डालनी है? कॉपर की छड़। और कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसके अंदर डालनी है आयरन की कील।
समझ में आई? नहीं आई हो तो एक बार देख लो। जैसे एक प्रश्न लिए है, दूसरी प्रश्न लिए है। मान लो इसमें FeSO4 है, इसमें मान लो CuSO4 है, इसमें क्या है CuSO4 है। तो जो CuSO4 है इसके अंदर तो डालनी है लोहे की सड़ और इसके अंदर डालनी है कॉपर की। अब शायद समझ में आया होगा। फिर क्या करना है आगे देखो। 20 मिनट के बाद परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। 20 मिनट तक वैसे ही पड़े रहने देना है। फिर क्या करना है, परीक्षणों को नोट करना है। आपको किस प्रणाली में कोई अभिक्रिया नहीं हुई इससे पता चलता है। इससे क्या पता चलता है, यहाँ इससे पता चलता है किस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। क्या आप अपने परीक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 और 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये किस प्रकार अभिक्रिया हुई। तो ये अभिक्रिया बहुत सारे विलयन बनाकर आप बहुत सारी ये अभिक्रिया आप देखते हो। इसमें क्या होगा कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और अधिक क्रियाशील तत्व उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो आगे अभिक्रिया देखते हैं और आगे हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी। क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी। क्या देखेंगे, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तत्व की क्रियाशीलता किस तत्व से कितनी अधिक है, सबसे अधिक किस तत्व की है, सबसे कम किस तत्व की है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर क्या करना है, जैसे ये वाला डायग्राम जो अपने प्रयोग किया था, वो ये डायग्राम आया है, देख लो ये वाला। दोनों में अलग अलग, जैसा मैंने कहा था, मैंने क्या कहा कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसके अंदर तो कौन सी कील डाली, लोहे की कील डाली, और जो आयरन सल्फेट का विलयन है उसके अंदर किसकी कील डाली, तांबे की, या Cu कॉपर की। आई बात समझ में? इस तरह से ये प्रयोग करते हैं। ये किस प्रकार संपन्न होता है, आइए जानकारी लेते हैं। अभिक्रियाशीलता धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गतिशील अवस्थाओं से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। पिछले खंड में हमने देखा था कि सभी धातुएं, अब देखो इसकी अभिक्रिया क्या होगी। अगर अभिक्रिया आप चाहोगे तो अभिक्रिया लिखनी है तो पहले लिखते हैं इस प्रणाली की अभिक्रिया। पहले लिखते हैं इस प्रणाली की। इस प्रणाली में क्या है, CuSO4 प्लस Fe, ये पूरी आपको करनी है। दूसरी कौन सी है, ये वाली है, FeSO4 प्लस Cu। अब इसको पूरा जो इसका प्रोडक्ट है वो आपको लिखना है, लिखकर कमेंट करना है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। पिछले जो भी क्रियाकलाप किए उन क्रियाकलापों के अंदर हमने देखा है कि कुछ धातुएं ऐसी है जिनकी क्रियाशीलता अधिक है, जो अधिक सक्रिय है, अधिक अभिक्रिया तेजी से, तीव्र अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको अभिक्रिया होने में लंबा समय लगता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनके अंदर अभिक्रिया बिल्कुल होती ही नहीं है। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच बिल्कुल की हमने, लेकिन सभी धातुएं इन अभिक्रमकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन सभी धातुएं
इन जो ये अभिकर्मक लिए हैं इनके साथ ऑक्सीजन है, जल है, अम्ल है, इनके साथ अभिक्रिया नहीं करती। एक और लिया था लवण, अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए हमें सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में नहीं रख सकते, आरोही क्रम के अंदर नहीं रख सकते। अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया, अध्याय 1 के अंदर विस्थापन अभिक्रिया, अगर आपने अभी तक अगर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है अगर आपको पता नहीं है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर पहले पार्ट के 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अब वहाँ जाके पहला पार्ट पूरा देख सकते हो और उसके अंदर अगर विस्थापन अभिक्रिया देखना है तो वो भी आप देख सकते हो कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया का अध्ययन किया है और वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है और इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए धातु बी को विलयन से क्या कर देता, विस्थापित कर देती है, तो धातु बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। धातु बी क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, अधिक क्रियाशील है। अगर मान लो इन दोनों के मध्य में धातु ए और धातु बी के अंदर अगर अभिक्रिया करवाई है, क्या करवाई है, अभिक्रिया करवाई है, तो इसके अंदर अगर मान लो ए धातु को अगर बी विस्थापित कर देता है तो बी धातु कैसी है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। जो आगे मैंने आपको जो ये 2 उदाहरण दिए हैं, पहला तो उदाहरण ये वाला प्रक्रम है, अगर अलग अलग करने को देखो तो ये वाला प्रक्रम है। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं नहीं सर ये तो हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। सर दूसरा ऑप्शन क्या है, कि दूसरे कैसे लिखेंगे, दूसरा इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया, पूरी आपको करनी है, मैंने लिख दिया CuSO4 प्लस FeSO4, तीर का चिन्ह। अब यहां पर आपको करना है कि कौन सा किस तत्व को कितना विस्थापित करता है, कौन सा किस तत्व को विस्थापित करता है। यानी कि यहाँ से ये हटा के आप भी लिख सकते हो, तो वो वही अभिक्रिया बन गई, वही अभिक्रिया बन गई। तो इस मामला सेट बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी SO4 है और यहाँ पर भी क्या है, SO4 है। जब 2 जगह SO4 होते हैं तो एक SO4 लिखना सरल रहता है। आई बात समझ में? देखो आगे, क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी। अब इन दोनों के अंदर कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है वो आपको पता लगाना। अगर पता नहीं है तो आगे जो आ रही है अपने पास सक्रियता श्रेणी, इसके अंदर हम देखेंगे कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील है। अब आ जाओ सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 में निम्न श्रेणी 3.2 में को विकसित किया गया है और इसको क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब ये आपके सामने पड़ी है सक्रियता श्रेणी। थोड़ी जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखेगी आराम से। ये लो, अब देखो ये है सक्रियता श्रेणी। जो कौन सा तत्व इसमें मध्यम माना गया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माना गया है उदासीन। अब देखो कौन सा तत्व किसकी कितनी अभिक्रियाशीलता है, कौन तत्व कितना अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन से ऊपर, तो सबसे अधिक कौन है, पोटेशियम। सबसे कम कौन है,
लेड। सबसे कम कौन है? लेड। और अगर कहूँ कि हाइड्रोजन से नीचे अगर सबसे अधिक कौन है तो कॉपर। अगर सबसे कम कौन है तो Cu। अगर इन दोनों की तुलना में अगर आप करोगे, अगर आप इन दोनों की तुलना करोगे तो सबसे अधिक जो क्रियाशीलता का क्रम है, अगर ऊपर जा रहे हो तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, अगर नीचे आ रहे हो तो क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी। सबसे नीचे आओगे तो क्रियाशीलता क्या होगी? कम। अर्थात किसकी हुई? Au, मतलब ओरम। किसकी हुई? ओरम। अगर कहोगे ऊपर के पोटेशियम, केलियम, ये इसका लैटिन नाम है और अपने इसको कहते हैं पोटेशियम। तो कह सकते हैं कि अभी जो ऊपर जो एग्जाम्पल आया था उसके अंदर क्या है? Cu था और क्या था? Fe। तो यार दोनों एग्जाम्पलों के अंदर आप सीधा देख सकते हो, सीधा आप ये देख सकते हो कि Fe की क्रियाशीलता क्या है? Cu से अधिक है। Cu से क्या है? अधिक है। तो इस अभिक्रिया के अंदर सीधा यही तो हम कह सकते हैं भाई, इस अभिक्रिया के अंदर अपन यही तो कह सकते हैं, इसमें ये तो कह सकते हैं ना कि इसकी क्रियाशीलता अधिक है किससे? Cu से। तो ये सीधा फंडा पड़ा है, तो ये अभिक्रिया सीधी यूं हो जाएगी, FeSO4 प्लस Cu प्लस अलग। क्लियर? आई बात समझ में? इस तरह से ये इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। लेकिन आपको पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर सक्रियता श्रेणी क्या होती है, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। सक्रियता श्रेणी का मतलब है रटना नहीं है, इस बात को ध्यान दें। इसको समझना है कि किस प्रकार करेंगे और कैसे करके हम इम्प्रूव होंगे आगे, जिसकी वजह से हमारी ये कोई समस्या नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको हर दिन इससे अपडेट रहना होगा। मेरी एक विशेष क्लासें हैं, इन क्लासों को मैं कंटिन्यू और टॉपिक वाइज चलेगी, भले ही टाइम लगे, लेकिन एक एक कंटेंट को आराम से समझाया जाएगा और कंप्लीट समझाने के बाद ही आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगे तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी कंटेंट, साइंस का पूरा कंटेंट आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। टाइम लगेगा साल भर, लेकिन आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। आपकी तैयारी रनिंग रहेगी। चाहे आप 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 7वीं में हैं, 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, या 10वीं या 11वीं या 12वीं में हैं। जिन्होंने अभी हाल ही में 10वीं पास की है उनके लिए तो बिल्कुल सुनहरा अवसर है, और उनको भी ये वीडियो देखने चाहिए। क्यों? 10वीं वालों को ये वीडियो क्यों देखने चाहिए? क्योंकि 10वीं वालों को इसीलिए ये वीडियो देखने चाहिए क्योंकि जो आने वाला जो समय होगा, जैसे 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, तो आपके लिए आपका बेसिक बहुत ज़रूरी होगा। अगर 10वीं में आपका बेसिक नहीं है, अगर 10वीं में आपका बेसिक, 10वीं का और 9वीं का आपके बेसिक नहीं है, तो आप 11वीं के अंदर 11वीं की साइंस तो क्या, आप साइंस की मुख तक नहीं देख सकते। लेकिन आपका बेसिक होना अनिवार्य है। बेसिक होगा, आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहिए और भी बच्चों को जोड़िए, ताकि आपकी हर समस्या का क्या हो, निदान हो सके। क्या हो सके? निदान हो सके। हाँ, सभी विद्यार्थी होशियार नहीं होते, इस बात का भी ध्यान दें। कोई विद्यार्थी होशियार नहीं होता। कोई 90% बनाता है तो किसी के 60 बनते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन में किसी के 60 बने ही नहीं है, सभी के 90 बने, तो सब साइंस लेंगे। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसी गलती करोगे 11वीं निकाल दोगे, 12वीं निकाल दोगे, लेकिन आगे वाला जो समय है वो आपके लिए अनुकूलित नहीं होगा। अगर आप अनुकूलित करना ही चाहते हो तो समय के अनुकूलन के लिए आपको पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। तो फिर देर मत करिए। अब देखो ध्यान, ये ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो रही है? घट रही है। और नीचे से क्या हो रहे हो, वापस आप ऊपर जा रहे हो तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। सबसे अधिक क्रियाशीलता क्या होती है? सोडियम
और पोटेशियम की होती है। सर इतने ही तत्वों को क्यों दिया यहाँ? इतने ही तत्वों को इसीलिए दिया क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी केमिकल बनते हैं उनके अंदर इन तत्वों का सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। सबसे अधिक इन्हीं तत्वों का यूज करते हैं, अदरवाइज किन्हीं तत्वों का हाँ उनका यूज होता है, लेकिन उनका यूज इनकी तुलना में कम होता है। और इनका आज वर्तमान के दैनिक प्रचलन के अंदर इनका जो यूज, इनका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। और बहुत अधिक मात्रा में होने की वजह से इन्हीं तत्वों को दिया गया। कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ये तत्व हैं। ये आपकी दर्शाते हैं सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में भी आया होगा। देखिएगा आगे। सर क्या देखें आगे, हमें पता ही नहीं चलता है। अब पता कैसे चलेगा? आपका बेसिक बहुत कमजोर है। क्या है? कमजोर। जब आप अपना बेसिक मजबूत करोगे तब जाके कोई समस्या नहीं रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 0 लेवल से ही पढ़ाया जाए, हाई लेवल तक आपको कुछ भी ना बताया जाए। समय के अनुरूप आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि आप अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़ें, कभी मत छोड़ो। अगर पढ़ाई छोड़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। अभी क्या है कि एक होती है भेड़ और बकरी, गधा और घोड़ा। इन सभी की साल जो है वो एक हो चुकी है। मैं इसको मिटा देता हूं। गधे और घोड़े की साल एक है, तो आपको इनको समझना होगा, तब जाके आप पढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। इधर देखो, मैं आपको समझाता हूं। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी की साल और घोड़े व गधे की साल एक समान है। 2021 में दोनों की साल एक समान है, तो आपको इस दोनों की साल के अंदर अंतर समझना पड़ेगा कि घोड़ा क्या होता है और गधा क्या होता है। सर घोड़ा होता है और गधा होता है और भेड़ होती है और बकरी होती है। लेकिन समझना होगा कि घोड़े की पहचान क्या होती है और गधे की पहचान क्या होती है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सब समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। टीकाकरण चल रहा है, टीका भी लगवा दीजिए ताकि आपको भी कोविड से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और इसी आशा और उम्मीद से आप खरे उतरेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजोगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजोगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करोगे, साझा भी करोगे। और नए नए तथ्यों के साथ मैं हर दिन 2 या 3 वीडियो ज़रूर लेके साइंस से संबंधित ज़रूर वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और उससे पहले आपको इस चैनल को इतना फैलाना है कि ये जो वीडियो हैं ये हर विद्यार्थी तक पहुँच जाएँ। इसकी क्वालिटी ये रहेगी कि इसमें आपको ऐसा आभास ही नहीं होगा कि आप स्कूल में बैठे हैं या घर बैठे हैं। आपको लगेगा कि आप कहाँ बैठे हो, स्कूल में बैठे हो। घर पे तो बैठे ही हो, लेकिन लगेगा स्कूल में बैठे हो। इसी आशा और उम्मीद लिए आपके साथ मैं खड़ा हूँ सुरेश। तो इसी धन्यवाद और सादर प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं फिर कल।